तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि इस वीडियो में हम या ये कहें कि इस श्रृंखला में हम आरपीएससी के जो पुराने पेपर हैं उसमें साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है उसको हल करेंगे रोज़ सुबह 9 बजे के आसपास। तो इस वीडियो में हम मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से शुरुआत कर रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसकी एग्ज़ाम में भी जनवरी 2020 में हुई थी, उससे हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और लगभग आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो 3 बार हो चुके हैं और एक पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 10 से 15 पेपर हर फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम में हुए हैं। तो आप मान के चलो कि फर्स्ट ग्रेड के लगभग 1200-1300 क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के हो गए। फिर बात आती है सेकंड ग्रेड भी 3-4 बार हो चुकी है तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर सीटेट के पुराने पेपर हैं, केवीएस के पुराने पेपर हैं, या रीट की भी रीट या आरटेट में भी 4 परीक्षा हो चुकी हैं, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम रोज़ सुबह करेंगे, हर रोज़ 30-30%, ताकि हमारी एग्ज़ाम तक 2000 से लगभग 2000-2100 प्रश्न है वो पुराने पेपर में से सोल्व हो जाएंगे, ताकि हमको मतलब पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस माध्यम से। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो मैथ का पेपर हुआ था 12 जनवरी 2020 को, उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करेंगे और उसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि हमको सभी कंसेप्ट हैं वो आराम से समझ में आ जाएं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ईमेल और सभी। तो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी हैं, ई गवर्नेंस भी है, ई बैंकिंग भी है, ईमेल भी है और उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में एक परिभाषा है, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। मतलब शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है? तो रॉबर्ट एम गेने, एन एल गेज, विलियम एन बर्टन और जॉन ब्रूबेकर। तो शिक्षण से संबंधित ये जो परिभाषा है ये रॉबर्ट एम गेने की दी हुई है। रॉबर्ट एम गेने, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है, रॉबर्ट एम गेने। अब आप सोचेंगे ये मतलब परिभाषा तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो ये दोस्तों ये बात सही है कि आप जैसे अवनी पढ़ लो या फिर ये हमारी वंदना चौधरी वाली प्रभात पब्लिकेशन है ये पढ़ लो, ये परिभाषा उसमें नहीं दी हुई है। तो ये मेरी मतलब ये एडवाइस है आपको कि आप ये जो पुराने पेपर में जो आए हुए जो परिभाषा हैं इसको आप लिख लें इसे, क्योंकि आपको पता है कि आएगी तो ये आएगी, वरना आप कितना भी पढ़ लो कितनी परिभाषा याद करोगे आप, 150 ये रट लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आई हुई हैं एग्ज़ाम में वो हम परिभाषा एक पेज के अंदर लिख लें ताकि उसको हम मतलब एग्ज़ाम के टाइम फिर दोहरा लें तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत ना हो। फिर बात करते हैं आगे, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गेस्टाल्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र। मतलब अभिक्रमित अनुदेशन है वो कौन से सिद्धांत पर, अधिगम के कौन से सिद्धांत पर मतलब आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन पर, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या गेस्टाल्ट, या संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब अभिक्रमित अनुदेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था उसके ऊपर ही अभिक्रमित अनुदेशन है वो आधारित है। और अभिक्रमित अनुदेशन वो 3 प्रकार का आपको बताया, जिस 3 प्रकार का मुख्य है, वैसे एक अब चौथा प्रकार भी इसमें आ रहा है। लेकिन 3 प्रकार की बात करें तो एक है रेखीय, एक है शाखीय और एक है गणित या अवरोही, जिसको हम गणित अनुदेशन या फिर अवरोही अनुदेशन भी कहते हैं। तो रेखीय अनुदेशन है उसके बारे में सबसे पहले बीएफ स्किनर ने बताया, और शाखीय के बारे में नॉर्मन ए क्राउडर, और गणित या अवरोही सिद्धांत के बारे में थॉमस एफ गिलफर्ट ने बताया था। अब रेखीय विक्रमित अनुदेशन में बच्चा ये करता है कि उसके छोटे छोटे पदों के रूप में मतलब दिए जाते हैं, तो बच्चा उसका उत्तर मतलब कर देता है, सही उत्तर होता है तो अगली स्लाइड आ जाती है और अगला प्रश्न कर लेता है। और शाखीय विक्रमित अनुदेशन में ये होता है कि अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो उसको गलत क्यों है वो कारण बताया जाता है और उससे संबंधित पूरी जानकारी उसको दी जाती है। तो ये हो गया शाखीय विक्रमित अनुदेशन, मतलब इसमें शाखा के रूप में होता है। अगर प्रश्न सही है तो अगली स्लाइड आएगी, अगर प्रश्न गलत है तो उसका कारण सब आएगा, शाखीय विक्रमित में कारण बताएगा और प्रश्न मतलब उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि ये आपने गलती की है, सब चीज़ें शाखीय विक्रमित अनुदेशन में बताई जाएंगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला है, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता हैं मेगर, ग्लेशियर, करथवाल, टॉयलर। तो शिक्षण के आधारभूत प्रतिरूप आप इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में है द बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल है वो ग्लेशियर का दिया हुआ है, रॉबर्ट ग्लेशियर ने बेसिक टीचिंग मॉडल दी थी। फिर बात करते हैं आगे, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक की रचयिता हैं। अब दोस्तों ये आप कोई सी भी बुक देख लो इसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम चांस है इन क्वेश्चन के मिलने के।
मैथ का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। आप देखेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन मतलब आधे 30 में से लगभग 15-20 क्वेश्चन तो हार्ड ही हैं, 5-10 क्वेश्चन आप इजी मान सकते हैं। तो ये बुक का नाम आप देख लें, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पुस्तक की रचयिता कौन है? सी स्पीरमैन, एल थ्रस्टन, जे गार्डनर और एच गार्डनर। तो दोस्तों ये देखो, गार्डनर नाम याद होने से ही कोई मतलब नहीं है, पूरा नाम याद रखना हमको, हार्वर्ड गार्डनर। मतलब इस के उत्तर हैं, सही उत्तर है एच गार्डनर। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक है एच गार्डनर की। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सिमुलेशन सोशल स्किल्स टीचिंग, SSST, जो कि शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करने की एक तकनीक है। इसके प्रणेता कौन है? क्रुकशैंक, BF स्किनर, BK पासी, D एलन। तो SST पुस्तक है, उसके रचयिता हैं क्रुकशैंक। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, क्रुकशैंक। दोस्तों ये जो उत्तर हैं वो RPSC के द्वारा जो ऑथेंटिक आंसर की RPSC ने बताई थी, उसके ही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये SST और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर के, जब आप पेपर देखेंगे रीट 2018 को, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो उस टाइम मतलब बहुत ही हार्ड थे। फुल फॉर्म मान लो, या फिर वो ब्रेल लिपि उससे संबंधित क्वेश्चन मान लो, या वो एनोरेक्सिया एनोरेवा, वो मतलब किशोरावस्था की लड़की भूखी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब बुक में नहीं दे रखे हैं। आप कोई बढ़ाई करने कुछ भी कहेगी ये मेरी बुक में मेरी बुक में, लेकिन यथार्थ यही है कि आप बता दो ये कौन सी बुक में से क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम के, जो 5-6 क्वेश्चन। हाँ, इस बार अगर उन्होंने अपनी किताब में डाल दिए तो पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम तो वो क्वेश्चन कोई भी किताब में नहीं थे। हाँ, 11th और 12th किताब में से अच्छी है, अगर आप पढ़ सको तो 11वीं और 12वीं के 11th की जो साइकोलॉजी की किताब है उसमें से क्वेश्चन आए थे। ये एनोरेक्सिया नर्सोवा वाला क्वेश्चन है, या ये 2-3 क्वेश्चन जो दूसरी बुकों में नहीं थे, वो 11वीं और 12वीं की साइकोलॉजी बुक में थे क्वेश्चन। आप उसको एज इट इज़ देख सकते हैं, ऐसी की ऐसी लाइन उसमें देखने को मिलेगी। वो भी हम जल्दी इस चैनल पे लेकर आएंगे ताकि मतलब सब बच्चे उसको पढ़ सकें, क्योंकि PDF फाइल तो सबके पास मौजूद है, लेकिन PDF फाइल बहुत होती हैं, उसको पढ़ने में मतलब मन नहीं लगता। चलो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? ये देखो दोस्तों कैसा क्वेश्चन है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम या उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत की देन है थॉर्नबर्ग की, JS ब्रूनर, डेविड P आशुबेल और बर्लिनर। तो दोस्तों ये अर्थपूर्ण शाब्दिक सिद्धांत है, ये अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है डेविड P आशुबेल का। ये आशुबेल आपको इस रीट की परीक्षा में इससे क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकता है, आप कंठस्थ कर लें। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है वो डेविड P आशुबेल का दिया हुआ है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? रैम, रोम, प्रोम या EEPROM? तो इसमें होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर ICT संबंधित एक यूनिट थी जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ICT में दोस्तों एक तो कंप्यूटर के बारे में उस यूनिट में था, एक या हमारी शिक्षण सहायक सामग्री हैं वो भी उसी यूनिट का पार्ट थी। तो आपके मतलब कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बाकी आपको ये समझ लें कि 30 में से 27-28% आपकी सिलेबस के अनुसार ही हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा द्वारा दी गई है। मतलब निकटस्थ विकास का क्षेत्र अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? LL वाइगोत्स्की, M प्रेस्ले, B रोगोफ, A कोलिन्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है LS वाइगोत्स्की। निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा वो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की की अवधारणा है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आपको इंग्लिश के टर्म हैं वो ज़्यादा याद रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजी का पेपर में आप देखेंगे तो इसकी भाषा बहुत ज़्यादा घुमाई हुई होती है। तो इंग्लिश के टर्म आप याद रखें। तो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, वो LS वाइगोत्स्की की बुक है। फिर आते हैं, ये मिलान वाला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो इसमें जीन प्याजे है वो संज्ञानात्मक रचनावाद के, J ब्रिन्सफोर्ड एकर्ड अनुदेशन के, BF स्किनर व्यवहारवाद के, और LS वाइगोत्स्की है वो व्यक्तिगत रचनावाद। तो इसमें से असंगत युग्म को बताना है। तो दोस्तों इसमें वाइगोत्स्की है वो व्यक्तिगत रचनावाद, ये गलत है इसमें। अब आपको मतलब जीन प्याजे संज्ञानात्मक रचनावाद है ये सबको पता है, लेकिन आप ये देखो इसमें एक नई चीज़ आपको मिल रही है, ब्रेन्सफोर्ड एंकर्ड अनुदेशन।
ब्रेन्सफोर्ड है वो एंकर्ड अनुदेशन से संबंधित है। ये नई चीज़ है, आपको कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जीन पैजे का सबको पता है संज्ञानात्मक रचनावाद से है, और BF स्किनर है वो व्यवहारवाद से संबंधित है। और इसमें से असंगत कौन है? असंगत है वाइगोत्स्की। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? स्पीरमैन का सिद्धांत, केटल व हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत और जेनसन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें है स्पीरमैन का सिद्धांत। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। बुद्धि का सिद्धांत जो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है स्पीरमैन का सिद्धांत। मतलब प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं केटल व हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत और जेनसन का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, हो जाएगा। ये इसकी श्रेणी में नहीं आता है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में स्पीरमैन का सिद्धांत नहीं आता है। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको मतलब आए हुए क्वेश्चन में मिल सकते हैं, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है वो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन प्रक्रिया श्रेणी में नहीं आता है स्पीरमैन का सिद्धांत। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? सतत पुनर्वलन, विच्छिन्न पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन, और 4 नंबर में है 2 व 3 दोनों। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर देख लें। किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? तो यह है विच्छिन्न पुनर्वलन या आंशिक पुनर्वलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 2 व 3 दोनों। अब इसमें क्या है, देखो ये विलोपन की अवधारणा आपको पता होना चाहिए। विलोपन कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो ये विलोपन है वो पावलोव वाले सिद्धांत में हमें पता है कि शब्द आता है विलोपन। जब वो कार्य करना, मतलब घंटी की आवाज़ सुन सुन के अगर उसको हम भोजन नहीं दें बार बार, तो ये 5-10 बार ये अवधारणा होने पर वो मतलब उस चीज़ से विलोपन हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है कि अब तो हमें घंटी की आवाज़ में भोजन नहीं मिलने वाला, तो ये अनुक्रिया करना बंद कर देता है कुत्ता। तो यही इस चीज़ में पूछा है, विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? तो आपको पता है कि विलोपन के प्रति प्रतिरोध है, मतलब विलोपन बोल लेगा तो विच्छिन्न पुनर्वलन या आंशिक पुनर्वलन यही चीज़ होगी। अगर सतत हर बार कुत्ते को घंटी की आवाज़ के बाद भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा तो वो विलोपित क्यों होगा? क्योंकि उसको हर दिन मिल रहा है, पहले घंटी बजेगी फिर भोजन मिल जाएगा, तो वो विलोपित नहीं होगा। सतत पुनर्वलन तो ये हो गया। और विच्छिन्न पुनर्वलन या आंशिक पुनर्वलन मतलब 1-2 दिन से हम कभी उसको भोजन दे दें और कभी नहीं देंगे तो वे विलोपन हो जाएगा उसके, फिर वो घंटे की आवाज़ पर भोजन उसको नहीं मिलेगा तो उसके मुंह से लार भी नहीं टपकेगी। ये हो गया इसका मतलब। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लॉपी, CPU। तो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो उपयोग उपकरण होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसको हम देख व छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो है सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ICT संबंधित यूनिट में ये क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, DBMS और लिंकर। तो दोस्तों इसका उत्तर है लिंकर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है लिंकर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है, और इसमें हार्डवेयर वाला और इसमें 2 व 3 दोनों। ये की बात कर लिया। फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? जीन प्याजे, EL थॉर्नडाइक, AL कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास का सिद्धांत आप सबको पता है कि जीन प्याजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने दिया था। जीन प्याजे ने तो 2 अवस्था बताई थी और कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर में 6 अवस्था बताई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 1 व 3 दोनों है इसमें नैतिक विकास के सिद्धांत में। फिर बात करते हैं हम आगे। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं? पीटर शेलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन और उपयोग सभी। तो इसमें संवेगात्मक बुद्धि वाला क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि उपयोग सभी हैं इसमें। पीटर शेलोवे और जॉन मेयर ने सबसे पहले बात की थी, लेकिन इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि शब्द काम में नहीं लिया था। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये बुक लिखी थी डेनियल गोलमैन ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संवेगात्मक बुद्धि, और संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए उपलब्ध है? सोशल मीडिया, वेब मास्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इनमें से कोई नहीं है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा आजीविका के लिए उपलब्ध है, ये चीज़ इसमें पूछी है। तो इसमें है वेब मास्टर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा, वेब मास्टर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है रीट के अनुसार। फिर है शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन ये है। तो इसमें है वाटसन, वोंट, टिचनर और रेन। आप देख सकते हैं वीडियो यूज करें कि आपका क्वेश्चन ये सही है।
हैं, या तो शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना वो किसने की थी? आप सबको पता है कि व्यवहारवाद की जनक ही हम वाटसन को मानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वाटसन। फिर है व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? ब्रॉन फेन ब्रेनर, कुर्ट लेविन, B.F. स्किनर, टोलमैन। अब क्वेश्चन 2 बार पढ़ना आपको, क्योंकि एक बार पढ़ने में तो ये समझ में नहीं आ रहे हैं। तो है व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और वातावरण दो चीज़ पूछ रहे हैं। व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतर संबंध की व्याख्या है वो सबसे पहले कुर्ट लेविन ने की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कुसमायोजन में अचेतन मन। इमिल क्रेपिलन, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मेस्लो। तो इसमें कुसंयोजन में अचेतन मन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये भूमिका अदा करता है, ये बात सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इन्होंने मतलब ये मन के स्तर है ना, इसकी तुलना बर्फ़ के टुकड़े से की थी कि जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा पानी में हम डालते हैं तो वो आधे से ज़्यादा वो पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार हमारे मन की स्थिति होती है। मन का अधिकांश भाग है वो अचेतन मन होता है, और थोड़ा सा जो बर्फ़ का पानी के ऊपर जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो चेतन मन की तरह कार्य करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना कि सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन के स्तरों की तुलना वो बर्फ़ के टुकड़े से की थी, बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालने से की थी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी विशेष भूमिका है? शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय भवन की, खेल का मैदान और पुस्तकालय। तो दोस्तों उपरोक्त सभी है, तो ये तो हमको सबको पता है कि शिक्षा के उद्देश्य हैं वो विद्यालय भवन में भी आते हैं, खेल के मैदान से भी सीखता है बच्चा, पुस्तकालय से भी सीखता है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन व तर्कना के उद्गव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदीगामक। तो दोस्तों इसमें संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, अमूर्त चिंतन की, तो इसमें होगा औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था है उसमें बच्चा है वो अमूर्त चिंतन और तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत हो जाती है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है? शेषवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन देखना, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की बात कर रहा है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था। क्योंकि आपको पता है कि किशोरावस्था में ये हर बच्चे के मन में ये भाव होता है कि हमारी पहचान क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम मतलब भविष्य के बारे में उसकी टेंशन ज़्यादा होती है, हमारी पहचान किस काम को करेंगे तो होगी। तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है वो किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर 114 का क्वेश्चन है, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है? किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है आंतरिकरण, स्कैफोल्डिंग, अनुकलन और एमिलेशन या आत्मसातीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है, आत्मसात ये स्कैफोल्डिंग होगा इसका आंसर। मतलब किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु जो सहायता दी जाती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, स्कैफोल्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? मतलब 3 गलत हैं और एक सही है इसमें। 115 क्वेश्चन में हमको 3 युग्म तो मतलब गलत दे रखे हैं और एक सही है, वो सही ही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले है मूल्य निरूपण, यह है संज्ञानात्मक परिक्षेत्र से। फिर है परिचालन या प्रहस्तन, यह है भावनात्मक परिक्षेत्र से। फिर है अनुप्रयोग, यह है मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र। एक है चारित्रीकरण, तो भावात्मक परिक्षेत्र। अब इसमें से हमसे कौन सा युग में सही है ये बात इसमें पूछी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, चारित्रीकरण है वो भावात्मक परिक्षेत्र से संबंधित है, चारित्रीकरण। और ये ऊपर वाले 3 है ये गलत है, तो सही रूप से युग्मित है चारित्रीकरण, इसका संबंधित है भावात्मक परिक्षेत्र से। फिर 116 का क्वेश्चन है, ये स्टार लगा दिया मतलब इसको डिलीट कर दिया। आरपीएससी ने निर्देशित परामर्श को कौन से परामर्श की संज्ञा दी जाती है? ये स्टार है, आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शिक्षण का प्रारूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन व प्रतिपादीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसमें शिक्षण का प्रारूप है वो प्रशिक्षण भी होता है, टर्निंग भी होता है, कंडीशनिंग भी होता है, मतलब अनुबंधन करके भी सीखते हैं, और इंस्ट्रक्शन और इंट्रोडक्शन से भी होता है। तो अनुदेशन इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर है एन फ्लेंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक
को परिमार्जित एवं बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एन फ्लैंडर्स ने किसकी बात की थी, इसमें आएगा शाब्दिक व्यवहार। एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक का वो शाब्दिक व्यवहार होता है, इसमें शाब्दिक व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है। एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित है अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक शाब्दिक व्यवहार को परिमार्जित व व्यवहारित और बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित है अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ आ गई कि जो एन फ्लैंडर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, एक तो है अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक, और ये शाब्दिक व्यवहार को परिमार्जित और बेहतर बनाता है, शाब्दिक व्यवहार को मतलब बेहतर बनाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वदर्शी सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव संकुल का प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, एडगर डेल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। अनुभव संकुल है वो एडगर डेल ने दिया था। सर्वदर्शी सामग्री के संबंधित में वर्गीकृत करने तो अनुभव संकुल है वो एडगर डेल ने दिया था। फिर आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण से संबंधित है। अब दोस्तों इसमें असत्य चीज़ पूछी है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये देखो अंडरलाइन कर लेना, आप असत्य कथन पूछा है या सत्य कथन पूछा है, जिससे आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब असत्य बात पूछ रहा है तो अधिगम एक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। फिर अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, दोस्तों यही गलती कर दी, अधिगम परिपक्वता से संबंधित है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है तो हम एक 5 साल के बच्चे को पहली बार में मतलब हम फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दिवा देंगे तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये है कि अधिगम वो परिपक्वता से संबंधित होता है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें गलत हो जाएगा, ये असत्य बात है। और संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, क्योंकि हम संवेग के अनुसार ही क्रिया करते हैं। जैसे गुस्सा आने पर गुस्सा प्रकट करते हैं तो संवेग ही तो हो गए ना, और भूख लगने पर जैसे खाना खाते हैं तो ये संवेग ही तो है, भूख प्यास। फिर है अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से संबंधित है, तो अधिगम अभ्यास से संबंधित है, प्रशिक्षण से भी संबंधित है। हम बार बार करेंगे तो अधिगम है वो हमारा स्थायी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। इसमें हम मैथ से संबंधित जो 30 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए थे उसकी ऑफिशियल आंसर की से आपको उत्तर बताएं और कुछ व्याख्या भी की है। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर दिन सुबह लगभग 2000 से संबंधित क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के सोल्व हो जाएंगे जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।